बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इंडस्ट्री मीटअप एपिसोड 1 और मैं हूं आपके साथ वजीहा लियाकत। नाजरीन, आज हम आपको जिन गेस्ट से मिलवाने जा रहे हैं वो वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन पाकिस्तान के माया नाज, ऑर्गेनिक एक्सपर्ट और अरोमा थेरेपिस्ट जनाब नजम मजारी साहब से आपको मिलवाने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें टाइम दिया और अपने जो माशाल्लाह से बिजनेस है जो आप काम करते हैं उसके बारे में हमारी जो ऑडियंस है उनको आगाह करने के लिए, उसके लिए वक्त निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो आपका बिजनेस है, आप माशाल्लाह से पाकिस्तान के अरोमा थेरेपिस्ट हैं और मैंने ये सुना है कि पाकिस्तान की जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा कारोबार है जो माया नाज, और बहुत नामवर एक कारोबार है वो आप ही का है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का। इसके बारे में ज़रा हमें बताइएगा। जी, जो मेरा जो ब्रांड है उसका नाम है चिल्तन प्योर और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर नंबर 1 इन आवर ओन डोमेन। हम पाकिस्तान की जो है सबसे बड़ी कंपनी है ऑर्गेनिक, नेचुरल और प्योर प्रोडक्ट्स में, और इसमें हमारे पास 500+ प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें जैसे कि वो काफ़ी 200+ तो हमारे पास ऑयल्स हैं, मोरिंगा सप्लीमेंट्स, अश्वगंधा जो कि स्ट्रेस एंजाइटी के लिए जो नेचुरल जो हर्ब्स यूज़ होते हैं वो हैं, और 150 के करीब हर्ब्स हैं। फिर इसके अलावा जो शहद है, हनी, उसकी बहुत बड़ी रेंज है। इसके अलावा जो घरेलू दूसरी चीज़ों में जैसे पोरिज है, दलिया वगैरह, इस टाइप की सारी ये चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। और हम तकरीबन कोई 7-8 साल से बिज़नेस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू में तो काफ़ी स्ट्रगल्स थी, मुश्किल था, लेकिन पिछले कोई 3 से 4 सालों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। बेसिकली मतलब ये सारा मैंने आपके बिजनेस के बारे में जाना। मैं जो आप जिस तरह से आपने हमारे प्रोग्राम का नाम भी देखा होगा, इंडस्ट्री मीटअप, बेसिकली मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जो अरोमा थेरेपी है, खुशबू से इलाज है, वो कैसे मुमकिन हुआ? आपको इस चीज का आइडिया कैसे आया कि खुशबू से इलाज मुमकिन है और ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यहाँ तक आप उसे लेकर आए हैं? कहाँ से आपकी स्ट्रगल स्टार्ट हुई, कैसे आपने काम स्टार्ट किया, ये आइडिया कैसे जनरेट हुआ? जी, वो ऐसे कि मैंने मुस्लिम साइंटिस्ट को मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता था, मुझे बड़ा शौक था। मतलब ठीक है, लोग दूसरे साइंटिस्ट को भी पढ़ते हैं, लेकिन मेरा मुस्लिम साइंटिस्ट में ज़्यादा था। मतलब बोली सीना, इब्न सीना जिसे कहते हैं, या शेख सादी, इस तरह लोगों को, इमाम जाफ़र सादिक, इस तरह लोगों को जो एक तरह के साइंटिस्ट गुजरे हैं, तो मैं पढ़ता रहता था। तो मैं जो इब्न सीना, बोली सीना को मैं पढ़ा था, वो ना एक लाइब्रेरी तक एक्सेस करना चाहते थे, क्योंकि उस ज़माने में जो लाइब्रेरियाँ हुआ करती थी वो बादशाहों के पास हुआ करती थी। तो उन्होंने उस लाइब्रेरी तक एक्सेस करने के लिए ना बादशाह से रब्ता किया कि मुझे जो ना आप अपनी लाइब्रेरी का एक्सेस दें, मैं कुछ पढ़ना चाह रहा हूँ। तो फिर उन्होंने बादशाह ने उनको एक्सेस नहीं दिया अपनी लाइब्रेरी का। तो बाद में उनको पता चला कि जो बादशाह था उस टाइम का, उसको ना सांस की दमे की बीमारी थी। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं इनके लिए अगर मेडिसिन, दवाई बना लूँ और उनको दे दूँ और ये उसे सेहतयाब हो जाए, उसके बाद हो सकता है कि खुश होकर मुझे अपनी लाइब्रेरी की एक्सेस दे दें। तो उन्होंने जब बाद में रिसर्च की, तहकीक की, तो जो यूकलिप्टस होता है ना, जिसको आप सफ़ेदा कहते हैं, तो सफ़ेदा ये ना दमे के, जिन लोगों को ऑक्सीजन का मसला हो, सांस का मसला हो, उस तरह के लोगों के लिए बड़ा अच्छा है। तो तब उन्होंने ना वो जो यूकलिप्टस है सफ़ेदे को, उन्होंने उसका ऑयल बनाया और उसको अरोमा थेरेपी यानी खुशबू के थ्रू उन्होंने उसका इलाज किया। तब मैं बड़ा हैरान हुआ कि अच्छा, यानी कि ये खुशबू के थ्रू भी इलाज होता है। बाद में देखिए, अरोमा थेरेपी तो हमारे यहाँ, हमारे माशरे में है, सोसाइटी में है, विक्स एक बहुत बड़ी उसकी एग्जाम्पल है, लेकिन हमें पता नहीं था कि अच्छा ये अरोमा थेरेपी है। यानी कि अब विक्स एक तो अरोमा थेरेपी तो है, और क्या है, आप स्मेल करें आप ठीक हो रहे हैं। एक टाइगर बाम आया करती थी सर दर्द के लिए, इस तरह की ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे माशरे में है, अभी भी अवेलेबल है, लेकिन हमें पता नहीं कि ये अरोमा थेरेपी है। तो बाद में मैंने मज़ीद उस पर रिसर्च की, फिर कुछ और मेडिसिन की तरफ गया। फिर मैंने लेवेंडर के ऊपर काम किया, जो कि स्लीप डिसऑर्डर, अगर आपको नींद का इंसोमिया है, उसके लिए लेवेंडर का एक बहुत बड़ा रोल है। फिर स्ट्रेस एंजाइटी के कुछ और मैंने प्रोडक्ट्स देखे, तो सारे उनका जो सारा रोल था, जो चीज़ें वो ठीक कर रही थी, वो अरोमा थेरेपी कर रही थी। और मुसलमानों की इजाद थी, और मुझे वैसे भी जो चीज़ मुसलमानों की इजाद हो उसमें मेरा वैसे भी इंटरेस्ट बहुत डेवलप रहता है। तो इस पर मैंने और वर्किंग किया, फिर मैंने उस पर सर्टिफिकेशन भी ली, फिर लॉन्च भी किया। किस एज में जो है आपने ये सब चीज़ों पर जो है वो स्टडी की, और कब आपने इस चीज़ का फैसला किया कि आप इस चीज़ को इस तरह से लेकर चलेंगे, इसके ऊपर बिजनेस करेंगे? देखिए, मुझे 7 साल हो गए इस पे काम करते हुए। राइट नाउ आई एम 30। तो मैं जब 23 साल का था, जब मैं ग्रेजुएट हो रहा था तकरीबन ग्रेजुएशन में, FC कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया, तभी मैंने इस पर वर्किंग जो है ना वो शुरू कर दी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, शुरू में हमें स्ट्रगल्स आई, मसले आए, क्योंकि जो हमने अरोमा थेरेपी, मैंने खुशबू तो बनानी थी, लेकिन उसका प्लांट नहीं था, उसका सेटअप नहीं था, और लोग भी नहीं थे जिनसे मैं जिक्र करता था कि जी खुशबू से इलाज होता है और अरोमा थेरेपी का एक प्लांट होता है जिससे हम खुशबू निकालते हैं। तो लोग तो ये ट्रस्ट ही नहीं करते थे। ये भी बहुत स्ट्रगल आपको फेस करनी पड़ी होगी कि लोगों को समझाना कि आप
क्या आपके दिमाग में चल रहा है और आप क्या करना चाह रहे हैं? तो वो उसका जो प्लांट हमने जो बनाया था जिसके थ्रू हम उस ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो एक बड़ा स्ट्रगल था, वो एक बड़ा मुश्किल था। यानी कि वो जो वेल्डिंग वाले जो लोग होते हैं, क्योंकि वो स्टील की एक बनती है, वो एक चैम्बर होता है, उसमें आप पत्ते डालते हैं, फिर स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू वो ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, तो वो उनके साथ बैठ के बनाना वो बड़ा एक स्ट्रगल था, फिर उसको निकालना, फिर उसको टेस्ट करना। तो ये इस तरह के स्ट्रगल थे जो हमने देखे हैं जो हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम कामयाब हो गए। अभी हमारा काफ़ी बड़ा सेटअप है। सर, क्या किन लोगों ने, किस तरह की शख्सियात थी जिन्होंने आपको जो है वो अपना मकसद जो है वो समझने में और उस तक पहुंचने में मदद की, आपको सिखाया कि आपने इस बिजनेस में किस तरह से आना है? और आजकल की जनरेशन के लिए मेरा ख्याल है कि बच्चों के लिए आइडिया ही गेट करना बहुत मुश्किल होता है कि हम करें क्या। जो मेरी एज के लोग हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं या ग्रेजुएशन अभी करने वाले हैं या कर चुके हैं, वो इस चीज में बड़े कंफ्यूज्ड हैं। पहले तो आइडिया आना बहुत मुश्किल होता है, फिर हम लोग ये सोचते हैं कि पहला स्टेप क्या करें। अगर पहला स्टेप सोच लेना तो फिर उस पर कंसिस्टेंट रहना बहुत मुश्किल लगता है कि हम इस काम को लेकर कैसे चले। तो वो जरा हमारी ऑडियंस को आप गाइड करें कि आपने ये स्ट्रगल कैसे किया, आपको कौन लोग मिले और आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे चढ़ते गए कामयाबियों की सीढ़ियों को तय करते? देखिए, आप हर कामयाब शख्स जो होता है ना, उसका कोई ना कोई लाइफ में मेंटोर होता है। तो मेरे जो मेंटोर हैं वो हमेशा मैं जिक्र करता हूँ, सर कासिम अली शाह साहब हैं। उन्होंने हमेशा गाइड किया, उन्होंने हमेशा मुझे बताया कि किस तरह, उन्होंने ये नहीं बताया कि आपने करना है, कि उन्होंने ये बताया कि आपका इस चीज़ को आपने मेंटेन कैसे रखना है। एंथुसिज्म जो होता है आपके अंदर जो होता है उसको आपने मेंटेन कैसे रखना है। कुछ अर्से के बाद जब आप कोई भी काम शुरू करते हैं ना, तो आपका बस दिल टूट जाता है, या अगर वो चीज़ रिजल्ट ना दे रही हो, फॉर एग्जाम्पल आप एक तरफ बढ़ना चाह रहे हैं कि जी ये मैंने करना है और आपको वो चीज़ रिजल्ट नहीं दे रही, तो फिर आपका एंथुसिज्म जो होता है ना वो खत्म हो जाता है। तो उसको नहीं आपने खत्म होने देना, उसको आपने मेंटेन रखना है, काम करते रहना है। मुश्किलें तो आती हैं, और याद रखें जितनी आपको शुरू में स्ट्रगल्स आ रही हैं, आप सोचें कि आपका जो आगे एंड रिजल्ट है, जो आपकी मंजिल है, वो उतनी बड़ी है। क्योंकि जो चीज़ जितनी स्मूथली हो रही हो ना, तो समझ जाएं कि मतलब मेरी कोई इतनी मंजिल इतनी बड़ी नहीं है, इतना स्मूथली हो रहा है। जितना मुझे स्ट्रगल मुझे फील मतलब हुआ है, क्योंकि मैंने बिल्कुल एक नई इंडस्ट्री बनाई है ऑर्गेनिक। मतलब मैं लोगों का था कि जी मैं ऑर्गेनिक का बिजनेस करता हूँ, तो मुझसे पूछते थे कि ऑर्गेनिक क्या होता है। और अरोमाथेरेपी जब मैं बात करता तो वो कहते हैं भाई ये क्या चीज़ होती है, मतलब ये रियल एग्जिस्ट भी करता है या कोई फ्रॉड है। मतलब शुरू में लोगों ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, खुशबू से कैसे। हम जब हम कुछ ब्रांड्स के एग्जांपल देता था तो वो कहते अच्छा चले ठीक है, क्योंकि फिर हदीसों का जिक्र करता था कि चमेली का भी जिक्र है, हज़रत पाक ने भी फरमाया कि इसको जो है स्मेल कर लिया करो। तो बाद में उनको फिर यकीन हुआ कि अच्छा ये हदीसों में भी जिक्र है, इस्लामी इजाद है। तो मेरा तो इतना टफ था कि लोगों को एग्जिस्ट ही नहीं करती थी एक चीज़। तो ये होता है कि आपने अपनी लाइफ में जो भी है मेंटोर रखना है, और अपना जो है ना हमेशा कभी गिव अप नहीं करना, मेहनत करते रहना है। लोग अमूमन आपको कहेंगे कि ये चीज़ नहीं चलने वाली, या ये ब्रांड नहीं चलने वाला, ये काम नहीं चलने वाला, या जिस चीज़ में आप इवन की डिग्री भी कर रहे हैं, लोग ये भी कहेंगे इसका स्कोप नहीं। हर चीज़ का स्कोप है, अगर आप उसमें पैशनेट है, अगर आपको उस चीज़ का शौक है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इंशाल्लाह ग्रो करेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है और आप सिर्फ ये देख रहे हैं क्योंकि ये कर रहा है, ये सक्सेसफुल है, तो मैं भी करूँगा, ये बिल्कुल भी नहीं। वो हम अपने इंडस्ट्री में वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि ट्रक की बत्ती, तो ट्रक की बत्ती नहीं बननी कि आपने उसके पीछे लग जाना है। आपने अपना पैशन देखना और घबराना नहीं है कि बेशक वो आपके फैमिली में लोग में हर कोई कहेगा कि भाई इसका तो कोई स्कोप नहीं है, इसमें तो काम चलना नहीं है, या आपने कोई ब्रांड शुरू किया है कि जी ये ब्रांड फ्लॉप हो जाएगा। सर, जब तो आपने स्टार्ट किया था काम डिजिटल मार्केटिंग का, जब आप इस साइट पे आए थे, आपको आइडिया नहीं होगा ये काम कितना मुश्किल है। ठीक है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो काम करना चाहते हैं, उनके वो अपनी एबिलिटी को कैसे पहचाने कि वो क्या कर सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि वो अगर अपनी एबिलिटी को पहचानते हैं तो वो उस पर वर्क कैसे करें, कैसे स्टार्ट करें? देखें, सबसे पहले तो आपने जो है ना अपना पैशन डिस्कवर करना है। मैं क्योंकि मेरा बैकग्राउंड आईटी का है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैंने एफसीएन से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी। तो इससे पहले मेरी आईटी कंपनी थी चिल्टन टेक्नोलॉजीज़ के नाम से। तो मैं वो काम करता रहता था, लेकिन मेरा ना उसमें इतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा था। तो मैं एक दिन, मैं आपको पूरी एग्जांपल के साथ समझाता हूँ तो आपको समझ आएगी। तो मैं सर कासिम अली शाह साहब से मिला, तो मैं कहा सर मेरा काम है 2 साल से मैं कर रहा हूँ, तो मैं इसमें स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन मैं ग्रो नहीं कर सक रहा। तो उन्होंने मुझे एक एग्जाम्पल दिया, कहा अगर मैं कहूँ कि जो आप जो काम कर रहे हैं क्या आप इसको 20 घंटे तक कर सकते हैं? तो मैं कहा नहीं, मैं 20 घंटे तो नहीं कर सकता। उसने कहा क्यों? मैं कहा बस नहीं कर सकता, मुझे रेस्ट भी चाहिए होता है। कहते ये तो बात है कि यानी कि ये आपका पैशन नहीं है। जो आपका पैशन होता है ना वो आपको थकाता नहीं है। उन्होंने कहा जी मेरा जो काम है ना, मुझे कोई 24 घंटे कहना कि शाह जी आप ये करें तो मैं खड़े होकर कर लूंगा। शाह साहब की ये बड़ा कोटेशन उनकी मशहूर भी है कि वो कहते हैं कि जो भी आप जिंदगी में कोई जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं, तो वो काम होना चाहिए कि वो काम करते हुए आपको लगे ना कि मैं ये काम कर रहा हूँ, वो आपको एंजॉयमेंट होता है। वो आपका जो पैशन होता है ना, वो उसकी एक सबसे बड़ी निशानी होता है कि वो आपको थकाता नहीं। जितनी मर्जी दिल करे आप उसको करते रहते, आप करते रहते। तो तब मुझे फील हुआ कि वाकई ये जो मैं आईटी में आ गया हूँ, तो शायद मेरा ये है, मतलब एक डिग्री मेरे लिए नहीं
नहीं है। तो इस तरह फिर मैंने अपना जो है ना अपने कैरियर शिफ्ट किया, देखा, फिर मेरा ऑर्गेनिक में बड़ा इंटरेस्ट था। मैं सारा दिन बैठ के ना हर्ब्स को, चीज़ों को मैं पढ़ता रहता था। तो तब मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आपका इसमें पैशन है, आप क्यों ना इसको देखें। तो जब मैंने उसको देखा, अल्लाह ने उसमें बड़ी कामयाबी दी। लेकिन जो मेरा देखें IT का था, वो उसका भी मैंने फ्लेवर डाला अपने बिजनेस में, यानी कि मैंने अपने बिजनेस को फिर ऑनलाइन ही रखा। अभी भी जो हमारा बिजनेस है तकरीबन 80% जो है हम ऑनलाइन है हमारा बिजनेस, और 20% हमारे रिटेल्स पे, कुछ स्टोर्स पे। यानी कि मैंने अपनी जो स्किल्स थी, जो मैंने ग्रेजुएशन की थी 4 साल, उसको मैंने ज़ाया नहीं जाने दिया, उसका फ्लेवर भी मैंने ऐड किया। ये भी शाह साहब ने कहा था कि जो अगर आप देखें अगर आप चले गए किसी फील्ड में तो उसको टोटली 100% ना करें, कुछ उसका फ्लेवर उठा के अपने ब्रांड में ज़रूर लगाएं। तो मुझे था क्योंकि मैं डेवलपर था, वेबसाइट को बना सकता था, सोशल मीडिया को देख सकता था, ग्राफिक डिजाइनिंग भी अच्छी थी, कैमरा भी चला लेता था। तो मैं फिर मुझे था कि चलो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं ब्रांड तो लॉन्च करता हूँ लेकिन मैं इसको ऑनलाइन रखता हूँ। अमूमन ऐसे होता है कि रिटेल्स पे स्टोर जाते हैं, साथ में अपना डिजिटल भी चला रहे होते हैं, लेकिन हम फर्स्ट टाइम थे कि हम लॉन्च ऑनलाइन हुए थे, बाद में फिर हम रिटेल स्टोर्स पे गए। तो वो मुझे कोडिंग डेवलपमेंट सारी चीज़ें आती थी, तो अल्लाह का शुक्र है उससे भी बड़ा फायदा हुआ। उससे फिर हम बड़े जल्दी ग्रो कर गए। उससे फिर मैंने टीम हायर की। फिर डिजिटल मार्केटिंग, तब जब 7 साल पहले तो लोगों को पता नहीं था कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। ये बहुत बड़ा आपको फेस करना पड़ा होगा कि लोगों को इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है कि ये किस तरह मैनेज करना और कैसे इसको लेकर चलना। बिल्कुल। तो उसके लिए फिर मैंने टीम मैंने बनाई है। टीम थी तो नहीं, अवेलेबल नहीं थी, कोई भी स्किल्ड बंदा था नहीं, उनको खुद से ट्रेन किया। बिल्कुल, उनको खुद से ट्रेन किया कि मार्केटिंग क्या होती है। फिर हर सेपरेट कर दिया हमने हर चीज़ को, फेसबुक को, सोशल मीडिया को, सब कुछ हमने सेपरेट कर दिया। मतलब ईमेल्स के लिए एक अलग बंदा डेवलप कर दिया, SMS के लिए एक अलग, जो वेबसाइट को देख रहा था और जो ऑर्डर्स मैनेजमेंट थी, फिर ग्राफिक्स का, फिर वीडियो का, फिर कंटेंट क्रिएटर जो कंटेंट क्रिएट करे। शुरू में तो देखे ना 1 मैन आर्मी थी, अकेला ही था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 170-180 के करीब एम्प्लॉयज़ हैं। तो अब वो ट्रेंड हो चुके हैं, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सारे सर्कल में है, सब कुछ काम अब बेहतर, और अब सबको ट्रेन किया है। और जितने भी हमने लोग हायर किए हैं वो कोई भी मतलब इंडस्ट्री से ट्रेंड नहीं था, उसको हमने ट्रेन किया अपने हिसाब से। एक तो हमारा काम यूनिक, ऑर्गेनिक, ठीक है, लोगों को पता ही नहीं है क्या, यानी कि इंडस्ट्री नहीं है तो हमें बंदा नहीं मिलता, तो हमें ना बंदा खुद ट्रेन करना पड़ता है। और डिजिटल मार्केटिंग, आप तो ज़रा बच्चे आगे हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं कोर्स ऑफर करा रही हैं, बड़ी अच्छी बात है। यही एग्जैक्टली मैं आपको ये भी बताना चाह रही थी कि हमारी जो फैकल्टी, जो हमारी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए जो रिसेंटली डिजिटल मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको इंट्रोड्यूस करा, उसकी स्पेशलाइजेशन को इंट्रोड्यूस करा। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की पहली यूनिवर्सिटी है जिसने इसमें स्पेशलाइजेशन जो है वो ऑफर करी है। मैं आपसे इस बारे में भी बात करना चाह रही थी कि आपको क्या लगता है, आपने तो इस फील्ड में काम किया है, डिजिटल मार्केटिंग को आप देखते रहे हैं और माशाल्लाह से आप 1 मैन आर्मी के तौर पे काम कर रहे हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स को आप किस तरह से गाइड करेंगे, क्या स्कोप है और वो इसको किस तरह से टच करें इस फील्ड को और किस तरह से इसमें अपना नाम बनाएं? जी, ये बहुत अच्छा इनिशिएट लिया है। मैं देख रहा था माशाल्लाह सारे आप लोग यंग ब्लड है, तो इसका ये बड़ा फ़ायदा होता है कि आप लोग नई चीज़ों को, आने वाले वक्त को, आने वाले दौर की जो रिक्वायरमेंट आप लोगों को समझ जाते हैं। आने वाले दौर में इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और इसका स्कोप भी है और इसमें स्पेस भी है, और आप लोग इंशाल्लाह मार्केट में एक अच्छा नाम बना जाएंगे। और इसकी ये तो आपने जो लॉन्च किया तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो आप लोग कर सकते हैं, नए डिपार्टमेंट है, नए कोर्सेज कर सकते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जो इशू हमें इस वक्त आ रहा है ना, वो हमें आ रहा है डिजिटल सिक्योरिटी का। जैसे आपको फिजिकल सिक्योरिटी गार्ड चाहिए होता है, सिक्योरिटी चाहिए होता है, आपको डिजिटल भी सिक्योरिटी चाहिए होता है। तो मैं देख रहा था पाकिस्तान में एक कंपनी भी नहीं जो डिजिटल हमें सिक्योरिटी दे, तो हमें मजबूरन जो ना बाहर से सिक्योरिटी लेनी पड़ रही है। हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो इसको सीख सकते हैं, इसको सीख सकते हैं, इस पे काम कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के जिस तरह आपको फिजिकल इश्यूज जो आते हैं ना, उसी तरह डिजिटल के भी आते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग में सबसे बड़े मसले मसाइल हैं, या डिजिटल जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स नहीं है, काफ़ी चीज़ों का इंटीग्रेशन के मसले मसाइल हैं। मतलब कि कुछ छोटे से, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर स्टोर्स पे हो जो पॉइंट ऑफ सेल का सॉफ्टवेयर है वो डिफरेंट होता है, लेकिन ऑनलाइन वो डिफरेंट काम कर रहा होता है। वो कॉमर्स के मसले मसाइल हैं, वो कभी हमारे सॉफ्टवेयर साथ इंटीग्रेट नहीं कर रहा होता, इन्वेंट्री हमारी डिफरेंट है, और उसके बाद जो वेंडर्स हैं उनके साथ कम्युनिकेशन डिफरेंट है। तो वो सारी चीज़ों में बड़े हमें स्ट्रगल्स आ रहे हैं, वो चीज़ें फिर हमें खुद डेवलप करनी पड़ी है। बहुत सारे तो प्लगइन्स नहीं मिलते, उनको फिर हम खुद डेवलप करते हैं। तो इस टाइप की काफ़ी स्कोप है, कर सकते हैं। सिक्योरिटी का स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी यंग जनरेशन है, वो इन चीज़ों पे, डिजिटल चीज़ों पे काम करना शुरू कर दे तो एक बहुत वास्ट रेंज बन सकती है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे यंगस्टर्स के लिए, जॉब्स करने के लिए, बिजनेस करने के लिए और अपना नाम बनाने के लिए। नहीं, आपका तो एंटरप्रेन्योर है तो जाहिर सी बात है। अब जो एंटरप्रेन्योर होता है वो तो मैंने कहा ना, स्टार्ट में तो 1 मैन आर्मी होता है, तो उससे तो A to Z, यानी कि अगर उसने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई भी अगर स्टार्टअप है, तो उससे तो मतलब जीरो से, यानी कि उसको तो ग्राफिक्स काम भी आना चाहिए, उससे वीडियो का काम भी आना चाहिए, थोड़ा बहुत कंटेंट क्रिएटिंग भी उसको आनी चाहिए, वेब को मेंटेन कैसे करना है, उसको चलाना कैसे है, तो उसको तो 1 मैन आर्मी के स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। अगर फोकस्ड है और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है और अगर आप खुद सारा कर सकें तो वो है बहुत अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट की बात आपने की, आपने
कैसे इन्वेस्ट किया था, आपने कैसे स्टार्ट लिया था? देखिए, मैंने तो बताया कि मैं तो बहुत जीरो लेवल से हमने स्टार्ट किया था। जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो हमारे पास तो टेबल चेयर के पैसे भी नहीं थे। हम नीचे कारपेट पे, मैं सबको बताता रहता हूँ अक्सर कि हम नीचे कारपेट कालीन पे बैठ के हम काम करते थे, क्योंकि मेरा ताल्लुक क्वेटा बलूचिस्तान से। अच्छा। तो मेरे पास बड़ा अच्छा सॉलिड बहाना था कि जी हम तो शुरू से नीचे बैठते हैं, हमारे ट्रेडिशन है। तो मेरे पास एक बहुत ही सॉलिड जो है ना बहाना था। तो बाद में हमने स्टार्ट किया आहिस्ता आहिस्ता। फिर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी था, मुझे क्योंकि एक तो इन्वेस्ट कोई करना भी नहीं चाह रहा था, उसके रीजन नया बिजनेस है। और फिर ऐसी बातें मैं तो बताता भी नहीं था, कभी कभार लोग हंस भी पड़ते थे कि ये किस टाइप का बिजनेस है। ऑर्गेनिक आपने नहीं, जो ऑर्गेनिक है तो थोड़ा लोगों को सेंस थी, अरोमा थेरेपी की नहीं थी। मैंने स्टार्ट किया था अरोमा थेरेपी से, क्योंकि उसके तो मतलब कि बिल्कुल लोगों को पता नहीं था। तो मुझे था कि थोड़ी बहुत मार्केट है, चलो मैं उसको ही कैप्चर कर लेता हूँ। तो वो बड़ा मुश्किल था। इन्वेस्टमेंट तो मेरे पास कोई नहीं थी। अब इन्वेस्टर्स लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, लेकिन शुरू में तो हमने जीरो से स्टार्ट किया आहिस्ता आहिस्ता। और हमने जो ना यूनिक प्रोडक्ट्स पे काम किया, और हमने जो आपका मुल्क का जो एलीट है हमने उसको टारगेट किया कि यार इनको प्रोडक्ट सेल करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं। और हमारी प्रोडक्ट भी प्योर थी, नेचुरल थी, और वो एक्सपेंसिव थी। सर मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी, आपने काम किया, स्ट्रगल तो हम सबको नजर आ रही है, आपने स्ट्रगल बहुत ज़्यादा की, लेकिन अगर जब आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च की है तो आपने उसको लोगों में फैलाया कैसे? उस दौरान क्या मुश्किलात आपने फेस की? किस तरह के लोगों से आपका पाला पड़ा? और हमारे ऑडियंस को ये बताएं कि अगर एक प्रोडक्ट जो है वो आप लॉन्च करें मार्केट में, तो कैसे ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को कैप्चर किया जाए? जी देखें, ऑनलाइन प्रोडक्ट जो बिकती है उसका एक ही सीक्रेट फार्मूला, वो ये रिव्यूज बेस्ड। अगर आपके पास रिव्यू नहीं है ना, आप मतलब कोहिनूर भी बेचना चाहे ना तो वो भी नहीं बिकना। तो ये चीज़ है कि आपके पास रिव्यू होना चाहिए। तो हम क्या करते थे, पहले कोई भी हमारा प्रोडक्ट लॉन्च होता था तो उसके हम कहते थे 100 प्रोडक्ट्स तो हमने फ्री सैम्पलिंग करनी है, और सैम्पलिंग के तौर पर हम लोगों से रिव्यूज लेने हैं। तो उस टाइम जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स कम थे, अब तो काफी आ गए हैं, ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, पीआरस के तौर पे भी काफी चीजें लोगों तक वो तो आप लोगों को पता चले। पीआर तो जब हमने स्टार्ट किया था तब लोगों को पीआर का मतलब ही नहीं पता था पीआर होता क्या। जब हमने फर्स्ट टाइम लोगों को ब्लॉगर्स को दिए, हमने भेजा कि हमने कहा जी हमें रिव्यू दिए, हम आपको पे करेंगे, तो बड़े हैरान हो गए कि आप क्यों पैसे देंगे। तो मतलब ये तब की बात है। तो बड़े हैरान होते थे वो लोग, वो कहते प्रोडक्ट भी दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं। और आजकल तो ये कि वो बस पैसे भी मांग रहे, प्रोडक्ट भी मांग रहे, बिजनेस भी, शेयर भी मांग लेते हैं उसमें कभी कभार। तो खैर बहरहाल तो हमने ब्लॉगर्स के थ्रू हमें बड़ा फायदा हुआ। हमने उनको प्रोडक्ट्स भेजे, उन्होंने वीडियोस बना के भेजी, फिर वो हम लगाते हैं, तो उससे बड़ा फायदा हो रहा है। और अभी भी वही जो है फॉर्मूला चल रहा है। तो ब्लॉगर्स को हम बहुत ज़्यादा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 100+ जो है ना यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स हमारे साथ काम करते हैं। वो हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, क्योंकि आप खुद इटसेल्फ इतना ज़्यादा नहीं कि आपका एक पेज बना लिया, आप कितना उस पर ऐड लगा लेंगे, कितनी अच्छी उस पर पोस्ट लगा लेंगे, कितना काम कर लेंगे। आप लोगों को दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ता है। ये मैंने काम जो स्ट्रेटजी सीखी थी अमेजोन से। अब अमेजोन आपको पता है प्रोडक्ट सेल करता है, अब वो ऐड थोड़ी लगा रहा है, वो कोई सोशल मीडिया पे ऐड थोड़ी लगाते हैं। वो क्या करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू करते हैं। वो दूसरे लोगों को, कंटेंट क्रिएटर्स को ऐड करते हैं, उनके अंदर ये प्रोडक्ट है, इसको आप बेचें, जिसको लोग एफिलिएट मार्केटिंग कहा जाता है। वो जब प्रोडक्ट उसका सेल होता है, उसके बाद उसका कुछ % उस ब्लॉगर, कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर जो भी उनको मिल जाता है। तो अमेजोन का अगर आप उसकी ट्रैफिक जाके कुछ टूल्स आते हैं उसके थ्रू ट्रैफिक सर्च करें, तकरीबन 80% तो ब्लॉगर्स की ट्रैफिक आ रही है। लोग प्रमोट करते हैं, यूट्यूब के नीचे लिंक लगा देते हैं। तो मुझे था कि अच्छा कि अगर हम इसके एफिलिएट हो करें, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम अपना पाकिस्तान का पहला एफिलिएट का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं कि जिसके थ्रू अभी तो हम ऐसे होता है ना कि ब्लॉगर्स को पे करते हैं, वो लगा देते हैं, समझ नहीं आता क्या सेल है, कितनी सेल है, आप फिक्स अमाउंट दे रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जितने वो प्रोडक्ट सेल होगी उस पर उस ब्लॉगर, उस कंटेंट क्रिएटर को उतना कमीशन जाएगा, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग हुआ करती थी। तो इसको भी हम प्रॉपर चैनलाइज कर रहे हैं। अल्लाह करे वो एफिलिएट का हम सॉफ्टवेयर बना लें। 2 साल से तो लगे हुए हैं, साल 1.5 साल और लग जाएगा, क्योंकि काफ़ी बड़े लेवल पे होता है। दराज ने स्टार्ट किया था लेकिन आप उनका नहीं चल सका, और भी काफ़ी ब्रांड्स ने जो है एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ आए थे। इस टाइप का देखिए स्पेस है, इस टाइप की स्पेस है मार्केट में जो अभी भी हमें चाहिए। इस टाइप की डिमांड है, ये चाहिए। इस टाइप के सॉफ्टवेयर पे काम करना चाहिए। सिक्योरिटी के सॉफ्टवेयर हैं, वो इंडिया से हमने और 1-2 कंट्रीज और से लिए हैं, और काफ़ी हमें एक्सपेंसिव पड़ रहे हैं। इस टाइप के सॉफ्टवेयर पे काम करें। इवन कि आप सोचें कि ईमेल हमें सेंड करने के लिए जो कैंपेन चलाते हैं वो हमें बहुत कॉस्टली, वो भी हम चाह रहे हैं कि हम ईमेल का अपना SMTP के थ्रू अपना ही एक बना लें। अभी कुछ मशहूर ईमेल्स उनके थ्रू करते हैं, क्योंकि हमारे दिन में 2-2, 3-3 लाख ईमेल्स जा रही होती हैं। तो वो हमें बहुत कॉस्टली। इस टाइप के जो प्लग इन सॉफ्टवेयर हैं, इस टाइप का बड़ा एक स्पेस है मार्केट में। अगर कोई आना चाहे तो इस टाइप की आप इंटीग्रेशन अगर करें तो मॉडर्नाइजेशन जो है वो आ चुकी है डिजिटल मार्केटिंग में, कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनके लिए बहुत वास्ट स्कोप है। लेकिन मतलब देर से मतलब कि ये कि कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स, मीडिया के लोग बिजनेस में तो आ चुके हैं, उसकी जो सर्विसेज हैं, जो उसके इश्यूज है, उसमें अभी भी स्पेस है। तो उसको अभी स्टडी नहीं करे। कोई कंपनीज आ नहीं रही जो आपके उस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वो सॉल्व कर सके, उसमें थोड़ा सा अभी है गया। ख्याल में अगर जो यंगस्टर इस चीज को सीखें, इस चीज को समझें और इसके ऊपर अपना टाइम स्पेंड करें, जिससे आपने रिसर्च की, जो आपका इंटरेस्ट था, इस तरह जिनके इंटरेस्ट है वो इस पे काम करें, तो उनके लिए एक बहुत वास्ट रेंज जो है, बहुत उनके लिए स्पेस है जो मौजूद है, और वो उसके ऊपर काम कर सकते हैं। सर इसी तरह
बातचीत का आपके साथ बहुत मज़ा आया है। आपकी जो सक्सेस स्टोरी है उसके बारे में जानकर, जो हमारी यंगस्टर्स हैं उनके बारे में क्या मौके हैं वो जान के भी बहुत अच्छा लग रहा है। आपने जब काम किया और जो माशाल्लाह से अभी तक आप उसको रन कर रहे हैं, तो क्या ऐसे मिस्टेक्स हैं जिनसे आपने सीखा, और आपके मिस्टेक से जो है वो बाकी जो बच्चे हैं वो सीख सकते हैं जो इस तरफ आ रहे हैं? जी देखें, एक तो ये सबसे पहली जो चीज़ है कि जब भी लोग हमेशा जब भी मतलब बिज़नेस को, एंटरप्रेन्योर को प्रमोट करते हैं तो उन्हें कहते हैं कि जी जॉब नहीं करें, बिज़नेस करें। ये बिल्कुल गलत है। पहले तो आप जॉब करें, पहले आप काम को सीखें। इवन कि अगर आपने हायरिंग करनी है या किसी टीम को ट्रेन करना है या आपने किसी को गाड़ी चलानी भी सिखानी है, तो पहले तो है कि आप खुद तो ड्राइव करने आना चाहिए ना, फिर आप सिखाएंगे। तो आपको हायरिंग का खुद पता नहीं है, आपको मार्केटिंग का खुद पता नहीं है, और आपने बंदे हायर करेंगे जी मैं तो करूँगा बिज़नेस। तो सबसे पहले जो भी बच्चे हैं कि पहले आप कुछ अरसा इंडस्ट्री में जॉब ज़रूर करें, कुछ करें। कम से कम मैं तो कहता हूँ 5 से 6 साल का आप कम से कम आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर जाकर फिर आपको इनिशिएट लें बिजनेस का। मैंने तो बहुत जल्दी ले लिया था, तो मुझे काफ़ी स्ट्रगल्स आई। अगर कोई सुनने वाला बंदा अगर कुछ अर्सा वो जॉब कर ले, उसके बाद कुछ सीख ले, उसके बाद अगर करे तो बड़ा इफेक्टिव है। अब मैंने क्योंकि अच्छा मैंने जब कंपनी स्टार्ट की, मैंने बंदे हायर करने थे, तो मुझे HR की तो अलिफ से बे नहीं पता थी। मुझे तो समझ ये भी नहीं आता था कि इंटरव्यू में पूछा क्या जाता है। तो मैंने फिर क्या करता था, मैं फिर मुख्तलिफ ना मैं ऑनलाइन देख के कहाँ पे जॉब्स हैं, फिर मैंने जॉब अप्लाई करना शुरू कर दिया। मैंने जॉब करनी नहीं थी, लेकिन मैंने सीखना था कि ये पूछते क्या है इंटरव्यू में। तो मैं काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में, काफ़ी बैंक्स में जाता था, एज ए कंपनी का CEO था, लेकिन मैं एज ए बन के जाता था कि जी मैं इंटरव्यू देना। तो इस तरह मैंने सीखा है। और इस तरह के मतलब सेल्स के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे कोई चीज़ ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन मैं वैसे किसी कंपनी को कॉल कर लेता था कि जी मुझे ये चीज़ ज़रूरत है। मैं देखता था कि उसका सेल्समैन बात किस तरह करता है, कैसे डील करता है। तो मैंने इस तरह सीखा है काफ़ी स्ट्रगल करके। तो मैं लोगों को रिकमेंड करूँगा आप प्रॉपर जॉब करें, देखें, काम करें, उसके बाद अपना इनिशिएट लें, काम करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारी ऐसी आवाम है जो जिनके पास एजुकेशन भी है और वो काम भी करना चाहते हैं, उनमें जज्बा भी है, लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे वो जॉब कर सकें। वो करना चाहते हैं जॉब, वो एक्सपीरियंस गेट करना चाहते हैं, लेकिन उनको जॉब्स ऑफर नहीं होती। असल में देखिए जॉब्स तो होते हैं, आप कहीं इंटर्नशिप कर सकते हैं। आप देखें, मैं तो जब शुरू में थे, मैं जब कंपनी स्टार्ट की तो मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे भी आए थे, वो कहते हैं सर हमें सैलरी नहीं चाहिए, हमने काम सीखना है, हमें आप काम सिखाएं। तो कुछ बच्चे शुरू में हमारे पास ऐसे भी आए थे। हाँ, तो असल में बच्चे भी तो डिमांड करते थे कि जी हम इतने सैलरी दें, इतनी करें। आप आज ही अपनी एक मतलब ऑनलाइन लगा दें कि जी मैं फ्री में इंटर्नशिप करना चाह रही हूँ, मतलब विदाउट पे, मुझे बस काम सीखना है। तो आप देखिए कितने लोग आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। हमारे तो शुरू में डिमांड इतनी आ जाती है, तो कंपनीज कहते हैं कि एक तो एक बंदे को काम नहीं आ रहा, आगे से डिमांड भी इतनी कर रहा है। तो शुरू में तो मैं कहता हूँ कि अगर आपको कोई कंपनी फ्री में भी रख लेना, आपको कोई भी पे ना करे, लेकिन अगर आपको काम सिखा रहे तो आपको करना चाहिए। इट शुड नॉट बी अबाउट मनी, पैसे की बात नहीं चाहिए एट द स्टार्ट। बिल्कुल। अब हम आजकल भी हम हायरिंग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मेरे पास 2 बच्चे आए हैं, बिल्कुल नए फ्रेश ग्रेजुएट, और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड और एक कस्टमर सर्विसेज रिलेटेड। उनका कोई कस्टमर सर्विस में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैंने वैसे उनकी पूछी, मैं कंपनी उनको इंटर्नशिप करवाती है, इंटर्नशिप थी और वो मैंने जॉब के लिए हम रख रहे थे। तो मैं उनका इंटरव्यू करा, तो मैंने कहा आपकी क्या डिमांड है? तो उसने कहा जी 60। मैं कहा एक तो आपको कुछ आता नहीं है, आगे साहब 60 की डिमांड करें, आप तो कहेंगे सर आप मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे काम सिखाए। तो ये हमारा है नहीं, हमारे को सिर्फ क्योंकि हमने फिर कंपेयर भी तो करना होता है ना। हमें होता है कि दोस्त पूछेंगे आप कितना कमा रहे, कितनी सैलरी है, तो जरा शॉफ भी करना होता है। वो शॉफ के चक्कर में आपको जो भी नहीं मिलती। तो बेहतर ये कि मैं तो कहता हूँ पहला पूरा 1 साल आपने फ्री काम करना है। जिस कंपनी के पास जाएं, बोले जी मुझे काम सीखना है, मैंने काम करना है, आप मुझे पे करेंगे, वेल एंड गुड, नहीं भी करेंगे तो भी मैंने करना है। तो आप देखें फौरन वो कंपनी आपको रख लेगी, आपको काम सिखा देगी। 1 साल के बाद जब आपको काम आ जाएगा, आप वहाँ पे 40, 50 या 1 लाख या जो भी एक सैलरी होती है, आप उन्हें अगर डिमांड करेंगे तो वो कंपनी आपको देगी। तो ये है कि स्टार्ट में कोशिश करें, काम सीखें, आप सैलरी के साथ बात करें। आपके पास अगर कोई बच्चे आते हैं इंटर्नशिप के लिए आपकी कंपनी में, तो आपकी कंपनी उनको क्या सिखाएगी, क्या कैसे डील करेगी? और जी देखें, अभी इंटर्नशिप हम नेक्स्ट मंथ से हम लॉन्च करें, हमारी यूनिवर्सिटी के साथ हो रहा है कोलैबोरेशंस। तो उसमें जो है ना, हम स्टार्ट में 60 डेज़ का हमारा एक इंटर्नशिप का एक पीरियड होता है। उसमें जो है फर्स्ट हाफ में हम 6 से 7 बच्चे लेते हैं हर यूनिवर्सिटी के, उनको गाइड करते हैं। अब हम यूनिवर्सिटी के हर डिपार्टमेंट से बच्चे लेते हैं। हमें सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के लिए, हमें मतलब HR का बंदा हो तो हम HR के डिपार्टमेंट से लगा देते हैं, अकाउंट्स का बंदा होगा तो अकाउंट्स के साथ, ज़्यादा हमें बंदे डिजिटल मार्केटिंग के होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, अगर वो ग्राफिक्स में काम करना चाह रहा है तो ग्राफिक डिज़ाइनर के साथ काम कर लेता है। और कोई कंटेंट क्रिएटिंग का है, कोई इंग्लिश का बच्चा है जो कंटेंट पे काम करना चाह रहा है, और तो वो उसमें कंटेंट क्रिएटर के साथ लगा देते हैं। फिर अच्छा कस्टमर सर्विस इटसेल्फ एक बहुत बड़ा काम है, एक बहुत बड़ा है। तो जो लोग कस्टमर सर्विसेज में हैं तो उनको कस्टमर सर्विसेज के साथ लगा देते हैं। फिर प्रॉपर एक कंप्लेंट डिपार्टमेंट होता है जो सिर्फ कंप्लेंट्स को देख रहा होता है कि जी कंप्लेंट्स क्या है, इश्यूज़ क्या हैं कस्टमर के, क्योंकि हमारे स्किन का और फूड का बिजनेस है। तो स्किन में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं, कभी लोगों को इचिंग हो रही है, कभी क्या हो रहा है। तो वो फिर हम फार्मासिस्ट के साथ बिठा के उसे कहते हैं स्किन टाइप समझाते हैं क्या होता है। और जैसे जैसे जो हमारा एरा है वो मॉडर्न होता जा रहा है, लोग ऑर्गेनिक की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। बिल्कुल।
जी देखें, वो इसकी जो मार्केट अच्छी डेवलप हुई थी ना, वो कोविड के दिनों में हुई है। क्योंकि कोविड के दिनों में, कोरोना के दिनों में आपको बचाने वाला ऑर्गेनिक ही थे ना। मेडिसिन तो अभी तक नहीं है, वैक्सीनेशन लग रही है लेकिन वो कोई आपकी वो उस तरह की वैक्सीनेशन नहीं है। तो अभी तक आपकी जो आप अगर जिंदा है, आप हयात, अल्लाह ने आपको अभी तक जिंदगी दी हुई है, तो आप अपनी इम्यूनिटी की वजह से, इट्स मीन कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, ठीक है। इसलिए पाकिस्तान में लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान में उस तरह कोविड फैला नहीं, दुनिया में फैला, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी है। उसकी अच्छी है कि हम कहीं ना कहीं हमारे घर में कोई ना कोई दादी नानी कोई ना कोई होती है, वो हमें देसी चीज़ें अच्छे खाने खिला रही हो, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी बिल्ड रहती है। तो कोविड के दिनों में लोगों ने सारे शिफ्ट हुए, लोगों ने वही चीनी खत्म करके शहद की तरफ आए, वही लोगों ने जैतून का इस्तेमाल किया, वही लोगों ने कलवंजी का इस्तेमाल किया है, इस तरह की तो नेचुरल चीज़ों की तरफ जब लोग आए, तो इस वजह से ऑर्गेनिक की मार्केट डेवलप हुई है कोविड के दिनों में। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, वर्ल्ड वाइड जो है ना, वो जितने भी और भी ब्रांड्स हैं जिनके साथ मैं कनेक्टेड हूँ ऑर्गेनिक के साथ, तो वो सब बता रहे थे कि हमारी सेल्स में जो है ना इजाफा हुआ है, और जितनी भी आपके ये केमिकल जो प्रोडक्ट्स थे, इन सब की सेल कम हुई है। सर, कोविड के दिनों में आपको इस चीज़ का आइडिया था कि ऑर्गेनिक का जो है वो बिजनेस जरा हाइप पे जाएगा, या आपने उस दौरान ज्यादा काम किया इसके ऊपर? नहीं, बिल्कुल आइडिया था, लेकिन जैसे कोविड स्टार्ट हुआ तो लोग एकदम से जो है शहद ढूंढने लगे, जैतून ढूंढने लगे, कलवंजी का इस्तेमाल करने लगे, तिब नबी को वो पढ़ना शुरू हो गए कि मजहब के पहले ज़माने में इलाज, क्योंकि मेडिसिन थी नहीं, तो अब उन्होंने तिब नबी को ही और हमारे जो देसी टोटके उनको देखना था। तो उन दोनों मुझे आइडिया था कि इसकी मार्केट डेवलप होने वाली है और हो जाएगी इंशाल्लाह। और तब हम और उस दौरान जो है ना हमने किया, और काफ़ी है। और अमूमन आपने देखा कि कोविड के दिनों में बिजनेस काफ़ी डाउन थे, लेकिन हमारी जो है ना वो 100% की ग्रोथ थी कोविड के दिनों में, यानी कि हमारी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, सारी चीज़ों की नेचुरल की तरफ लोग आ गए थे। फूड के साथ साथ इवन के लोग स्किन में भी अब नेचुरल की तरफ आ रहे हैं, कि मतलब जितने भी केमिकल ब्रांड्स हैं उनको पता है कि उसमें जो है वो सल्फेट होता है और पैराबीन होता है, वो आपको आगे जाके स्किन कैंसर भी उसमें बन जाता है। तो अब लोग जैसे कि अब मोरिंगा है या एलोवेरा जेल है, इस टाइप के स्किन के प्रोडक्ट्स के लोग ज़्यादा तरफ आ रहे हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह उसकी मार्केट है, डेवलप हो रही है और मज़ीद हो जाएगी। ठीक सर, गुफ्तगू तो हमारी इसी तरह जारी रहेगी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो भी आपने जब काम स्टार्ट किया, आपने अपनी जो वर्क फोर्स है वो खुद से डेवलप की, और आप माशाल्लाह से अब यहाँ पे खड़े हैं और आप जो है बाकी लोगों के साथ जो है वो कोलैब कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि आपको जो यंगस्टर्स हैं जिनके लिए आपने काम किया और इतने कामयाब हुए हैं, आप क्या चाहते हैं, हाउ डू यू वांट टू बी रिमेम्बर्ड, लोग आपको किस तरह याद करें? जी देखिए, मेरा जो हमारे कंपनी का जो मिशन है, विजन है, वो ये है कि हम जो चिल्तन प्योर है उसको पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी ब्रांड बनाएं। और हमारा कोई दूसरे लोग अक्सर कंपेयर करते हैं कि आप मतलब यूनिलीवर, नेस्ले बनना चाह रहे हैं, तो हम कह रहे थे हम उनसे भी बड़ी चीज़ बनना चाह रहे हैं। तो अब इंडिया में क्योंकि इसका बहुत बड़ा इनकलाब आ चुका है, इंडिया में एक कंपनी है पतंजलि, बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, अगर आप देखते होंगे वो हर 2 मिनट के बाद इंडिया के टीवी पे आपको नज़र आते हैं। तो वो इतनी बड़े ब्रांड्स बन चुके हैं कि वो कह रहे हैं कि सिर्फ जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है वो सिर्फ उनसे बड़ी कंपनी है, और सेकंड पे जो है ना वो पतंजलि है। तो मैं भी उसी विजन को उसी के साथ लेके जा रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मतलब कि लोग अक्सर पूछते हैं कि कितनी बड़ी मार्केट है या कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। मैंने कहा जी ये नेस्ले और यूनिलीवर से बड़ी इंडस्ट्री है हमारी। क्या प्लान्स हैं, मतलब इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो आप बनाना चाह रहे हैं, आगे क्या प्लान्स हैं, क्या स्टेप्स आपने सोचे हैं कि मैं ये करूंगा तो एक लेवल अप हो जाएगा, फिर मैं ये करूंगा तो लेवल अप हो जाएगा? अभी देखें, अभी इसमें जो अब हम बहुत ज़्यादा भी स्पीड में हम ग्रो नहीं कर सके, हमें अपनी स्पीड जो नॉर्मल रखी हुई है। उसकी रीज़न ये कि हमें जो रॉ मटेरियल, जो इंग्रेडिएंट्स है ना, वो नहीं मिलते, क्योंकि उसकी इतनी पाकिस्तान में प्रोडक्शन नहीं है। अगर हम एलोवेरा फॉर एग्जांपल अगर हम बेचना चाहें तो वो जितना मैट्रिक टन है वो सारा हम बेच रहे हैं, उससे ज़्यादा उसकी पाकिस्तान में प्रोडक्शन ही नहीं है, उससे ज़्यादा हम बेच ही नहीं सकते। तो अभी हम ये कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान के जो फार्मर्स हैं उनको हम एजुकेट कर रहे हैं। फार्मर्स को जो है ना वो प्रॉफिटेबल क्रॉप्स की तरफ लेके हम आ रहे हैं। हम उनको जो है ना वो गंदम और ये कपास और जो ट्रेडिशनल हमारी क्रॉप्स उनसे हम निकाल रहे हैं। हम उन्हें कहते हैं कि जी प्रॉफिटेबल क्रॉप्स भी आप इसकी तरफ आए। एक तो वो हमारी इंडस्ट्री के लिए बड़ी फ़ायदा है, और दूसरे के फार्मर के लिए बहुत फ़ायदा है। अगर एक ही फार्मर हुई, एक अक्सर मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि 1 एकड़ के ऊपर अगर वो 1 लाख रुपये कमा रहा है, अगर वो हमसे कॉन्टैक्ट करता है, हम उन्हें प्रॉफिटेबल क्रॉप्स की तरफ लेके जाते हैं, तो वो उसी 1 एकड़ के ऊपर वो 10 लाख भी कमा सकता है। उतना ही पानी लगता है, उतने ही बीज लगता है, उतनी मेहनत लगते हैं, उतने उसके 4 महीने की फसल लगती है। वहाँ वो 1 लाख कमा रहे हैं, यहाँ वो 10 लाख कमा सकता है। बस फर्क ये कि उसको गाइड नहीं किया गया, उसमें अवेयरनेस नहीं है। और उससे हम कुछ फसलों के तो हम नाम लेते हैं, बेचारे फार्मर्स को पता ही नहीं होता, वो कहते हैं ये क्या चीज़ है। अवेयरनेस आप कैसे क्रिएट जी, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमने जो डाटा लिया है वो पाकिस्तान के जितने भी आपको पता है यहाँ जो भी चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं, तो उन चीज़ों का सब डाटा लिया। तो पहले देखना है कि जी क्या चीज़ें जो है वो इंपोर्ट हो रही हैं, क्या चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं, क्या चीज़ पाकिस्तान से यहाँ से जा रही है, कितनी बड़ी उसकी मार्केट है। उस पर फर्दर हम फार्मर को जो है ट्रेन करते हैं। सबसे दूसरी चीज़ें कि एक्सपोर्ट क्या चीज़ें हो रही है, ताकि हमें पता हो कि अगर ये चीज़ें बाहर जा रही हैं मज़ीद हम इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमने इंपोर्ट पे काम किया कि अगर एक चीज़ पाकिस्तान में आ रही है, इट्स मीन कि उसकी मार्केट है।
तो हमने फार्मर को कहा कि अगर ये इतने मैट्रिक टन बाहर से आ रहा है, इट्स मीन के मार्केट है, चल रही है, तो हमने वो फार्मर को डाटा फार्मर को दिया है कि जी आप इसके ऊपर काम करें, हम आपके लिए इंडस्ट्री ढूंढते हैं कि किन लोगों को रिक्वायर्ड है, आप उन लोगों को सेल करें, आप हमें भी सेल करें, हमारे भी है, लेकिन फार्मा इंडस्ट्री है वो ये यूज़ करती है। जैसे संदल है फॉर एग्जाम्पल है, अब संदल सारा इंडिया से आ रहा है, अब वो जो ज़मीन इंडिया के पास है, जो हवा इंडिया के पास है, जो पानी इंडिया के पास है, हमारे पास भी है, अगर इंडिया संदल उगा सकता है, हम संदल क्यों नहीं उगा सकते? और पता नहीं कितने वो करोड़ों की पर मंथ संदल आता है आपके मुल्क में, संदल का शरबत बनता है, संदल से चीज़ें बनती है, तो हम चाहते हैं सबसे पहले हम उनको रोकें अगर वो अपनी लोकल प्रोडक्शन करें। तो ये इस तरह फार्मर को हम डाटा दे रहे हैं मुख्तलिफ इंडस्ट्री से लेके कि जी ये लोग बाहर से मंगवा रहे हैं, आप अपनी प्रोडक्शन करके इनको डाटा दे सकते हैं। फार्मर को जो इशू आता है ना वो यही आता है, जब हम कहते हैं कि आप इसकी प्रोडक्शन करें तो उसका पहला सवाल होता है कि हम बेचेंगे कहाँ पे, खरीदेगा कौन हमसे? तो हम क्या कर रहे हैं, हम इंडस्ट्रीज को फार्मर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। फार्मर बेचारा कनेक्ट होता है मंडी के साथ, आड़ती होता है, वो मिडिल मैन सारे पैसे खा जाता है। तो अब हमारी कंपनी का भी ये विजन है, हम कोई भी चीज़ ना मिडिल मैन से नहीं बाय करते, हम मंडी से नहीं खरीदते, हम डायरेक्ट फार्मर को अप्रोच करते हैं ताकि फार्मर को उसके पूरे पैसे मिल सके। फार्मर एक चीज़ 10 रुपये की आगे मंडी में दे रहा है, वो आगे 100 रुपये की कमा रहा है, तो हम आगे 110 रुपये की बेच रहे हैं, यानी 10 रुपये हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, 10 रुपये फार्मर कमा रहे हैं। जो मिडिल मैन है ना, जिसको आम वर्ड में ये लोग आड़ती कहते हैं, वो 110 रुपये खा जाता है। तो हमने कहा कि हमने सबसे पहले तो मिडिल मैन को खत्म कर दिया, मंडी को तो उड़ा दिया हमने कहा हमारी कंपनी को कहा कि आप लोग बिल्कुल डायरेक्ट जो है ना आपने फार्मर से अप्रोच करना है, मिडिल मैन से नहीं खरीद, जिसकी जो चीज़ है हम उसी से परचेज करते हैं। इससे एक तो हमें फायदा होता है, दूसरा फार्मर को भी उसकी पूरी कीमत मिलती है। तो ये हम कर रहे हैं, फार्मर के साथ हम कर रहे हैं, एक अपनी फाउंडेशन भी हम डेवलप कर रहे हैं कि उस फाउंडेशन के थ्रू फिर इन फार्मर्स की मदद की जाए, इनको ट्रेनिंग दी जाए और इनको इंडस्ट्रीज के साथ कनेक्ट किया जाए। फार्मर कनेक्टेड नहीं, गाइड भी है जो लोग काम करने वाले हैं और काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये सारा सिलसिला जो है वो एक गाइड भी है कि वो काम को कैसे डील करें। जैसा सर ने कहा कि मिडिल मैन को खत्म करना जो है वो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल साबित होगा और जो लोग काम करें उनके लिए भी बहुत, फार्मर के लिए बड़ा फायदा ना कि फार्मर हमसे डायरेक्ट हो जाएगा। बेचारे फार्मर को तो पता ही नहीं ना कि एक फार्मर ने फौज में गंदम किया है, उसको तो पता नहीं कि कौन सी फैक्ट्री कौन सी मिल ले रही है, वो तो जाके मंडी में दे देता है। तो हमने उनको डायरेक्ट डाटा देके हमने डाटा शेयर कर दिया कि जी ये कंपनीज हैं, इनके साथ आप अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट इनको सेल करें। सर इसके ऊपर क्या काम मजीद हम कर सकते हैं? हमारी जो देखिए इसमें तो हमारे जो यंग है ना, देखिए पाकिस्तान में मैंने देखा है कि यंग फार्मर्स नहीं है, पूरी दुनिया में आप जाएं आपको यंग इस साइड पे कोई भी नहीं, इसमें नहीं है। हमारे तो सारे बेचारे बाबे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, या जो आम जिन पर ज़मीन होते हैं, तो यंग जैसे एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, यंग फार्मर्स को आना चाहिए, यंग लोगों को भी फार्मिंग करनी चाहिए, उनको भी कोई ज़मीन लेके वहाँ पर कोई प्रोडक्शन करनी चाहिए। वो अगर बलुस्तान वाली साइड है वो ज़ाफ़रान उगा सकते हैं और प्रॉफिटेबल नई फसलों पर काम कर सकते हैं। रिसेंटली आप देखें प्राइम मिनिस्टर भी बड़े इस पर अच्छा इनिशिएट ले रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि एवोकाडो अगर हम, क्योंकि एवोकाडो की बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिमांड है, पाकिस्तान में एवोकाडो लाइक किया जाता है और उसका ऑयल बहुत अच्छा होता है, उसका फ्लेम पॉइंट बहुत हाई होता है, यानी कि जितना भी आप डीप फ्राई करें वो ऑयल जलता नहीं है। तो अब वो एवोकाडो पे काम करें। इस तरह की जो नए फ्रूट्स हैं, नई वेजिटेबल्स हैं, ब्रोकली है, इस टाइप ये बड़ी प्रॉफिटेबल और महंगी जो है ना सब्जियां, इन पे आप काम करें, आपको बड़ा इन पे काम करें, ये बड़े अच्छे आपको रिटर्न दे। ज़ाफ़रान पे काम कर सकते हैं, संदल पे आप काम कर सकते हैं, मोरिंगा पे आप काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन मजीद भी इस पे काम होता है। एलोवेरा पे आप काम करते हैं, हर फार्मा हर इंडस्ट्री उसे यूज़ करती है, कुछ लोग उसे मेडिसिन बना रहे हैं, कुछ क्या बना रहे हैं। तो यही हम गाइड कर रहे हैं फार्मर को कि आप इन चीज़ों की प्रोडक्शन करें। ठीक सर, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उन्होंने आई होप कि सबको बहुत ज़्यादा जो है वो चंक्स मिले होंगे इन्फॉर्मेशन के कि वो किस तरह से काम स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह से मोटिवेटेड रह सकते हैं, किस तरह से अपनी एबिलिटीज़ को पहचान सकते हैं कि उनका पैशन क्या है और उन्हें क्या काम करना है। उनको सिर्फ लगन की जरूरत है। बिल्कुल जी। सर आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो कैसे मोटिवेटेड रहें और कैसे इनिशिएटिव लें? देखिए सबसे पहले तो देखें, आपको सक्सेसफुल होने के लिए कोई ना कोई अपना जो है ना मेंटोर आपको चुनना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपना मेंटोर ढूंढे ताकि जब भी आपकी जो एनर्जी है वो डाउन हो तो वो जो मोटिवेशनल या जो भी वो मेंटोर आपका होगा वो आपकी एनर्जी दोबारा अप कर देगा। तो आपको तो एक मेंटोर की ज़रूरत होती है। फिर जिस इंडस्ट्री में आप जाना चाह रहे हैं फिर उस इंडस्ट्री का मेंटोर देखें। एक तो लाइफ का मेंटोर होता है, एक तो रूहानी उस्ताद होते हैं, फिर एक आपको वैसे आपको मोटिवेट देते हैं, फिर एक आप उस इंडस्ट्री का भी देखें कि उस इंडस्ट्री में कौन बड़ी कंपनीज हैं, वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, उनको फॉलो अप करें, पहले उनको देखें कि वो क्या क्या कर रहे हैं, तो उनको देखें। और दूसरी चीज़ है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी। लोग बेशक आप पे हंसे या आपका मजाक उड़ाएं या आपको छोटे से छोटा काम भी करना पड़े। जब मैंने काम स्टार्ट किया, मैंने कहा कि मेरे पास 2 एम्प्लॉयज़ थे, लेकिन वो सफाई वाला कोई नहीं था, तो मैं खुद सफाई भी खुद किया करता था। तो जो एम्प्लॉयज़ थे कभी कभार देखे हंस भी रहे होते थे कि यार कंपनी का ओनर है, सफाई कर रहा है, क्योंकि मुझे था कि यार मैं सफाई वाला बंदा रखने से अच्छा नहीं कोई मैं एक एम्प्लॉय रख लूँ ताकि मेरे काम में वो सफाई तो मैं खुद भी कर लूँगा। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, कभी कभी डीमोटिवेट कर देती हैं। तो आपको जितना छोटे लेवल से आप स्टार्ट करना चाहें आप करें, आप घबराना नहीं। भी आपके मेंटोर हैं, शाह साहब भी ये कहते हैं, बहुत सारे लोगों के और भी मेंटोर हैं। बिल्कुल, शाह साहब भी ये कहते हैं कि रेडी भी लगानी पड़े तो रेडी भी लगा लो। बिल्कुल, रेडी भी आप लगा दे, आपने उसे वो घबराना नहीं कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि
सोचेंगे? क्योंकि वो जो एक रेडी है ना, कल को एक वो बहुत बड़ी बिल्डिंग और बहुत बड़ी इमारत बन जाएगी, तब वो आप अपना जो विजन है अपना देखेंगे आपने अगले 10-20 सालों में कहा है। हाँ, ये विजन के साथ नहीं कि आपने कहा जी मैं रेडी लगाऊंगा तो मैंने रेडी ही लगानी है। आपने ये देखना कि रेडी से मैंने दुकान बनानी है, दुकान से प्लाजा है, फिर एक बड़ी बिल्डिंग बनानी है। अपना ड्रीम अचीव करने के लिए आपको रेडी लगानी पड़ेगी, लगा के अपने ड्रीम तक। बिल्कुल किसी की शर्म नहीं करनी कि यार लोग क्या सोचेंगे, लोग जो सोचते हैं वो उनको आप सोचने दें। तो आप अपना जो लगन के साथ काम करते हैं और पैशन देखें, ये ना देखें कि ये बंदा इसलिए कमा रहा है, इसके पास इतना पैसा है तो ये कर रहा है, मैंने भी ये करना है, ये गलती कोई ना करे। और किसी को भी जो है ना कॉपी आपने नहीं करनी। वो जैक मा का है कि डू नॉट कॉपी, यू कॉपी एंड यू विल डाई। जो अली बाबा के सीईओ थे, अब कोई और आ गया, तो उनका था कि कभी किसी को कॉपी नहीं करना। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं ये कर रहा है तो हम इसको कॉपी कर देते हैं। तो कॉपी किसी को नहीं करना। अगर आप देखें ठीक है एक आइडिया अगर आपने कॉपी करना भी है, उसमें अपना फ्लेवर जरूर ऐड करें। आपके प्रोडक्ट में, दूसरे के प्रोडक्ट में या आपकी सर्विस में कुछ यूनिकनेस होनी, वही तो आपका सेलिंग पॉइंट होता है। उसी की वजह से तो आपकी चीज बिकती है। अब हम भी FMCG में आए, हमने भी चीजें बेची, हमने भी जूस बेचा, हमने भी शहद बेचा, लेकिन हमने ऑर्गेनिक बेचा, हमने नेचुरल बेचा। शहद तो और भी ब्रांड्स के थे, लेकिन हमने कहा जी हमारा ऑर्गेनिक है, ये फ्लेवर था। जूसेस तो हमने भी बेचे, रूअफ़ज़ा भी बिक रहा है, हमने भी अपना बेचा, लेकिन हमने फिर एलोवेरा का जूस बेचा। यानी कि जूस हमने भी बेचा, जूस उन्होंने भी बेचा, कॉपी की थी वो भी जूस, लेकिन हमने अपना फ्लेवर ऐड करके अपने यूनिक प्रोडक्ट बनाए। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 50% प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि यूनिक हैं, जो कि मार्केट में है ही नहीं। और कुछ एक आध और प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम अमेजोन पे हम सेल कर रहे थे, तो मैं देख रहा था वो पूरी दुनिया में नहीं है। कुछ हमारे जैसे हमारे प्रोडक्ट है टर्मेरिक फेस जेल, वो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। अब सुनने वाले बना लेंगे। तो हमारा टर्मेरिक फेस जेल है, यानी हमने देखा जेल थे, एलोवेरा का जेल था, रोज जेल था, कुकम्बर था। तो मैं टीम से पूछा था कि यार हम क्या इसमें फ्लेवर, उसने कहा हम हल्दी का जेल बना सकते हैं। तो हमने हल्दी का जेल बनाया। वो अब अमेजोन पे आप जाकर अगर सर्च करें सिर्फ एक ही हमारा प्रोडक्ट ही आता है। तो इस तरह के कुछ हमारे इतने यूनिक प्रोडक्ट्स हैं कि दुनिया में सिर्फ हमारे पास है। सर आपकी टीम ने आपको किस तरह से आइडियाज दिए, आपकी टीम ने किस तरह से हेल्प आउट किया? टीम ने देखें, टीम की ये कि टीम नहीं, मैंने टीम की हेल्प की। तो टीम का ये है कि टीम की अच्छी बात ये कि जो मैं बात उन्हें कहता हूँ तो वो उसे अप्रिशिएट करते हैं और उसे मानते हैं। अमूमन क्योंकि काम बहुत यूनिक है और बहुत डिफरेंट है, इसमें किसी भी बंदे का आइडिया जो है वो क्लिक कर जाता है। जी, आइडिया क्लिक कर जाता है। और हम असल में ये होता है कि हम ज़्यादा जो मैं टीम को लगाता हूँ कि कोई भी हमने प्रोडक्ट अगर हमने लॉन्च किया तो आपने बड़ी डीप में जाके उसकी जो है ना वो उसका फीडबैक चेक करना है कि क्या है कि कस्टमर को पसंद आ रहा है, क्योंकि हमारा सारा कस्टमर सेंट्रल काम है। कस्टमर को अगर एक चीज़ अच्छी लग रही है, कस्टमर को पसंद आ रही है, तो हम उस पर फर्दर करते हैं। और दूसरी चीज ये कि हम अपने कस्टमर के साथ बहुत एंगेज रहते हैं। हमारे काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमने कस्टमर से सीखा है, कस्टमर से फीडबैक लेके आपको किस टाइप का प्रोडक्ट पसंद है या कौन कौन से प्रोडक्ट्स होने चाहिए। हम जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना, अगर हमने 50 प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट किए तो हम सर्वे करा लेते हैं कस्टमर से कि आप बताएं कि हम कौन से लॉन्च करें। तो कस्टमर्स कहते हैं ये इन पे काम करें, तो वो फिर हम लॉन्च करते रहते हैं। तो इस तरह की चीजें कि कस्टमर को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करते हैं। और टीम को भी कहा जाता है कि कस्टमर के साथ तो एक अगर आप उनके घर भी जाके बैठ के बात करनी पड़े तो आप जाएं, यानी कस्टमर को बहुत ज्यादा हम इन्वॉल्व करते हैं, कस्टमर से सीखते हैं, क्योंकि कस्टमर इज द किंग। तो उसको हमें फॉलो भी करना होता है। जो कस्टमर बहुत सी चीज़ों की हमने पैकिंग चेंज की, डिजाइनिंग चेंज की, लेबलिंग चेंज की, कस्टमर कहने पे नहीं मुझे नहीं पसंद। बहुत से लोग कहते हैं हमें बोतल ही नहीं पसंद, हमें कहा कि चलो अगर कस्टमर को नहीं पसंद तो आप चेंज कर दें। तो कस्टमर की बहुत ज़्यादा सुनी जाती है हमारी कंपनी में, जिसकी वजह से हम ग्रो कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो करेंगे इंशाल्लाह। आपकी जितनी भी डिस्कशन थी, इससे जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ लोग आ रहे हैं, उनको मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा हेल्प आउट हुआ होगा। बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लैरिफाई हुई होंगी कि वो इस फील्ड में कैसे फ्लरिश कर सकते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।